नई दिन और नई शुरुआत दोस्तों। हम चैप्टर 4 के दूसरे हिस्से में आ चुके हैं। पहले 4 में हमने ये देखा था कि ऋग्वेद में क्या लिखा है, ऋग्वेद कैसे हमें मिली है, किस तरीके से ये प्रोपगेट हुई है इस जनरेशन तक। और अब हम बात करेंगे संस्कृत के बारे में। फिर हम देखेंगे उस टाइप के लोगों के, वो लोग किस टाइप के थे, किस जगह पे रहते थे और बेसिकली उनकी क्या कैटेगराइजेशन थी, किस कैटेगरी के लोग थे। हम इस पार्ट में इसकी बात करेंगे। तो चलिए इस जर्नी की शुरू करते हैं आपके साथ और मेरे दोस्त शेरू के साथ। शेरू, चैप्टर का नाम बताओ, चैप्टर का नाम क्या है? बस यही है, व्हाट बुक्स एंड बरियल्स टेल्स अस, ये चैप्टर का नाम है, याद रखिएगा। ठीक है, तो फिर उसके बाद से संस्कृत के ऊपर बात करते हैं। संस्कृत बेसिकली एक ऐसी लैंग्वेज है जिसको इंडो यूरोपियन लैंग्वेज का बोलते हैं। इंडो यूरोपियन कहाँ से आ गया, तो हम अभी बताएंगे कि फैमिली ऑफ लैंग्वेजेस क्या होती है, इसके बारे में हम समझाएंगे। उससे पहले थोड़ा संस्कृत के बारे में समझते हैं। जो संस्कृत है ना, वो कई लाखों सालों पहले से थी, लेकिन जो हम संस्कृत बोलते हैं वैसी नहीं थी। इसके कई सारे वर्जन्स थे। पहले के जो वर्जन्स थे वो ब्राह्मिक लैंग्वेज में मानी जाती थी। इसके जो पुराने स्क्रिप्ट्स थे संस्कृत के, कई लाखों सालों पहले से जो मिली थी, वो ब्राह्मिक लैंग्वेज में थी। फिर जो सबसे लेटेस्ट में आई, जैसे हमने लास्ट अपने पार्ट में बताया था, जो कुरु ट्राइब था, इसने जो वेदों का फिर से एक बार डिसाइफरमेंट किया था, उसने अपने तरीकों से लिखा। तो उसको लिखा था देवनागरी तरीकों से, यानी करीब 1200 साल पहले उसने देवनागरी तरीके से लिखा। तो देवनागरी को ऐसा माना जाता है कि लेटेस्ट वर्जन ऑफ संस्कृत है। इसके लिए हमारे इंडिया में सबसे पहला स्कूल जो है वो 1791 में खुला था बनारस में, बनारस संस्कृत स्कूल। तो ये संस्कृत की चीज़ों को पढ़ने के लिए, संस्कृत लैंग्वेज के ऊपर पढ़ने के लिए, पता है आपको ये चीज़? और एक और इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि जो संस्कृत को ना बहुत पॉलिश्ड वे में बनाया गया था। मैंने लास्ट टाइम भी बताया था कि ये इसको काफ़ी पॉलिश्ड लैंग्वेज अब बना दी गई है। यानी कई बार ना जो प्राकृत लैंग्वेज जो यूज़ होती थी पुराने ज़मानों में, उसकी कुछ इम्परफेक्शंस थे, कुछ जो क्रूडनेस थी, जो गलत तरीक़ों से बोला जाता था, प्रोनाउंसिएशन का पार्ट, उसको सुधार के एक नई पार्ट में डाला गया था। तो संस्कृत जो अब हम पढ़ते हैं वो काफ़ी अलग है। तो जो पुराने टाइम की संस्कृत को फिर से हम बताते हैं किस टाइप में बोला जाते थे, ब्राह्मिक होती थी, वैदिक होती थी। उसके बाद से जो उसका दूसरा वर्जन आया देवनागरी संस्कृत, फिर उसके बाद से अब जो संस्कृत हम बोलते हैं वो। अब उसके बाद से बात करते हैं फैमिली ऑफ लैंग्वेजेस। फैमिली ऑफ लैंग्वेजेस क्या है, हम क्यों संस्कृत को इंडो यूरोपियन लैंग्वेज बोलते हैं। अगर इंडियन लैंग्वेजेस में देखें तो आसामी, गुजराती, हिंदी, कश्मीरी, सिंधी, इसमें ना कुछ वर्ड्स ना सिमिलर टाइप के हैं। और एशियन लैंग्वेज में देखा जाए तो पर्शियन, और यूरोपियन लैंग्वेज में देखा जाए तो इंग्लिश, फ्रेंच, ग्रीक, जर्मन, ये कुछ इटालियन और स्पेनिश भी कुछ सिमिलर साउंडिंग वर्ड्स हैं। इसमें कई सारे सिमिलर साउंडिंग वर्ड्स हैं। इसका मतलब ये है कि जो ओरिजिनेट हुआ था उस टाइम पे प्रॉबेबली ये कुछ सेम लैंग्वेज होगा। फिर उसके बाद से इसकी चीज़ें थोड़ी उनके लोगों के हिसाब से, जोग्राफिकल लोकेशन और कल्चर के हिसाब से ये चीज़ें थोड़ी चेंज हो गई। तो इसलिए इसको एक फैमिली ऑफ लैंग्वेजेस बोला जाता है। तो संस्कृत एक इंडो यूरोपियन लैंग्वेज, फैमिली ऑफ लैंग्वेज से बिलोंग करता है। इसका मतलब मैं गुजराती भी बोल सकता हूँ, स्पेनिश भी बोल सकता हूँ। हाँ शेरू? नहीं, मतलब उसमें कुछ वर्ड सेम है बट बाकी लैंग्वेज तो सीखना पड़ेगा ना। एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे इंग्लिश में माँ को मदर बोलते हैं, हिंदी में माँ बोलते हैं। फिर उसके बाद से ग्रीक में मैटरिटिस बोलते हैं और संस्कृत में मात्र बोलते हैं। और भी कई सारे ऐसे फैमिली ऑफ लैंग्वेजेस हैं, जैसे नॉर्थ ईस्ट है, हमारे 7 सिस्टर्स, जिसके बारे में हमने इंडियन सब कॉन्टिनेंट पढ़ाते वक्त बताया था आपको। नॉर्थ ईस्ट की जो लैंग्वेज है वो टिबेटन बर्मन फैमिली में से बिलोंग करती है। वैसे ही जो हमारी तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, वो द्रविडियन फैमिली से बिलोंग करती है, द्रविडियन फैमिली लैंग्वेज से ये बिलोंग करती है। फिर झारखंड और सेंट्रल एशिया के जो सेंट्रल इंडिया के जो लैंग्वेजेस हैं वो ऑस्ट्रो एशियाटिक फैमिली से ये बिलोंग करती हैं। फैमिली ऑफ लैंग्वेजेस काफ़ी इंटरेस्टिंग है, काफ़ी सारे कल्चर्स को बताती कहाँ से ओरिजिनेट हुआ था, और कई बार एम्फसाइज करती है कि एक कल्चर दूसरे कल्चर से कैसे जुड़ा था पुराने वक्त में भी। अब शेरू ना हमें कल शाम को एक
पोयम सुना रहे थे। एक वेद, जब मैंने उसको वेदों के बारे में समझाया था तो इन्होंने एक चीज़ हमको बोली थी। शेरू आप फिर से बोलोगे? For whom you will make a pleasant word, O Japtadev, as he does correct rituals for you, O Agni. He endow with horses, offspring, heroes, cattle and health attains well-being. देखो तुम एक तो शेर हो, तुमको चाहिए गुराना, लेकिन somehow तुम्हारी ना आवाज़ दब सी गई है। मैं बताता हूँ क्या है इसका मतलब। ओ जटदेव, ये आप ये धरती किसके लिए प्लेजेंट बना रहे हैं? एक पूजा चल रही थी जिसमें जटदेव को मनाया जा रहा था। तो अभी इस पूजा के वर्ड्स पे जाने से बेटर हम ये समझते हैं कि इनमें किन किन चीज़ों का जिक्र हुआ था। सबसे पहले चिल्ड्रंस का जिक्र हुआ था, सन्स, फिर उसके बाद से चैरियट्स का जिक्र हुआ है, फिर उसके बाद से वेल्थ का जिक्र हुआ है, वेल्थ, कैटल्स, ऑफस्प्रिंग, वेपन्स, इन सारी चीज़ों का। अब एक चीज़ समझते हैं कि मतलब उस वैदिक कल्चर में इन सब का बहुत इम्पॉर्टेंट सिग्निफिकेंस हुआ होगा। ऐसा माना जाता है कि हॉर्सेस, ऑफस्प्रिंग और जो उस वक्त के कैटल हैं, इनको इम्पोर्टेंट दिया जाता था कल्चरली। फिर उसके बाद से जो ये हीरोज़ थे उस टाइम पे, कई सारे वॉरियर्स आए थे जो स्किल्ड होते थे उन वेपन्स को यूज़ करने के लिए, उनको इम्पोर्टेंस दिया जाता था। और वेलबींग, जो जनरल वेलबींग के लिए भी इस जो हाइम्स में इसका यूज़ किया जाता था पूजा पाठ में। अब इसको थोड़ा और डिटेल में जाके थोड़ा समझेंगे कि चैरियट्स होते थे, वेपन्स होते थे, इसका मतलब युद्ध भी होते होंगे। इंसान कभी अपनी चीज़ों से खुश नहीं रहता, उसको थोड़ा और चाहिए, थोड़ा और चाहिए। जैसे आपको हिस्ट्री ऑलरेडी पता था, लेकिन मैं चाहता था कि आप थोड़ा हिस्ट्री और ध्यान से पढ़िए और प्यार से पढ़िए और समझने की कोशिश करिए। तो मेरी लालच है आपको आगे बढ़ाने के लिए। वैसे इंसान की भी बहुत वजहों से उसकी लालच होती थी। कुछ को ज़मीन चाहिए था अपनी, जब ज़मीन है, अगर बगल वाली ज़मीन देखते हैं कि वो थोड़ी और फर्टाइल है, उसमें अच्छे पौधे उगाए जा सकते हैं, अच्छे पेड़ उगाए जा सकते हैं, तो लोग उसको कैप्चर करने की कोशिश करते थे, दूसरों की ज़मीन। फिर कैटल्स के लिए लड़ाइयाँ होती थी, यानी जो गाय भैंसे, और इन जगहों पे अगर देखा जाता है कि बहुत सारे कैटल्स एक किसी लोकेशन पे है, तो कैटल्स के लिए लड़ाइयाँ होती थी। पानी के लिए लड़ाई होती थी, जो बैटल्स जिसमें एक नदी को कंट्रोल, क्योंकि नदी का बहुत इंपॉर्टेंस होता था पानी के लिए, प्लस ट्रांसपोर्टेशन के लिए, और भी बहुत सारे यूज़ थे नदी के। उसके पास में कई सारे रॉक्स थे, वेपन्स का बहुत बड़ा सोर्स था नदी के साइड में। हमने डिस्कस किया था नर्मदा वाले नर्मदा नदी का जो डिस्कशन कर रहे थे चैप्टर 1 और 2 में। तो ऐसे बहुत सारी सिग्निफिकेंस की वजह से लोगों ने युद्ध लड़ाइयाँ शुरू की थी। चैरियट्स का यूज़ होना शुरू हो गया, स्किल्ड वॉरियर्स की यूज़ होना शुरू हो गया। जो स्किल्ड वॉरियर्स है उनका काफ़ी सिग्निफिकेंस रहा है और उनकी वेदों में काफ़ी बारे में जिक्र हुआ था। इनफैक्ट एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताऊं, गंगा और यमुना जो कि हिंदुइज्म में बहुत इंपॉर्टेंट रिवर्स माने जाते हैं, वेदों में सिर्फ उनका एक बार जिक्र हुआ था, सिर्फ एक बार। और जो सरस्वती नदी जो इस वक्त है नहीं, उसका कई बार जिक्र हुआ था। तो इससे हमें पता चलता है कि कौन सी नदियाँ कितनी बाद आई थी, कौन सी नदियाँ पुरानी जगह पे आई थी। उस वक्त के जो करंट एक टेक्टोनिक प्लेट्स मूवमेंट होता है, जिसकी वजह से एक ऐसी बदलाव धरती पे, जिसकी वजह से ना धरती का जो सतह है वो चेंज हो जाता है, थोड़ा सा धरती बदल सी जाती है। तो वो बदलाव हमने टेक्टोनिक प्लेट्स मूवमेंट के बाद देखा था। तो काफ़ी सारी बदलाव हुई थी जो हमें नहीं पता है। तो इन बुक्स, इन मैन्युस्क्रिप्ट से हमें पता चलता है कि ऐसा कोई नदी होती थी, ऐसे वॉरियर्स होते थे जो उस टाइम पे सामने आते थे ये वेदों के थ्रू। अब उसके बाद से ये वेल्थ रखता कौन था? जो वहाँ उस टाइम पे किंग्स थे, वो मेजॉरिटी ऑफ द वेल्थ को रखते थे। वो ज़्यादातर अपने पास धन रखते थे, फिर ब्राह्मणों को देते थे, फिर उसके बाद से जो बचता था वो नॉर्मल लोगों के पास जाता था। वो वेल्थ का यूज़ यज्ञों में किया गया है। जो फायर अल्टार्स हमने बताया था, उसमें कई सारे कल्चरल सिग्निफिकेंस से फायर अल्टार्स थे, उसमें यज्ञ होते थे जहाँ पे घी, अनाज और इन सारी चीज़ों का सेक्रीफाइस किया जाता, उनका दान दिया जाता था। और ये ऐसे प्रैक्टिसेस शुरू होते थे। फिर उसके बाद से हम ये देखते हैं कि यहाँ पे जो राजा थे वो बेसिकली लोगों को कंट्रोल नहीं करते थे, बट ये जो
स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस थी, इनको एम्फसाइज और इनको प्रोपोगेट करते थे उस वक्त के राजा। जो रूलर्स थे, हालांकि उनका मेजर पार्ट एडमिनिस्ट्रेशन का भी था, बट ऐसे सब जो कल्चरल और स्पिरिचुअल सिग्निफिकेंसेस थे उसको बढ़ाना, उसको मेंटेन करना भी उनकी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी। तो जब ये स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस होती थी तो उसमें राजा अपने धन को बांटा करते थे उस टाइम पे भी। वैसे ही उस वक्त कई सारी आर्मीज आई थी, तो जैसे हमारे पास इस वक्त वेल डिफाइंड आर्मी होती है, ये आर्मी वाले हैं, ये नहीं है, तो उस टाइम ऐसा कुछ नहीं था। उस टाइम पे आर्मीज जो नॉर्मली हुआ करते थे वो एक इनफॉर्मल ग्रुप होता था जो कि वॉर्स के बारे में बात करते थे, जो पीस के बारे में बात करते थे कि कौन सी नई जगहों पे उनका चलन होना है, मूवमेंट होनी है, इन सब चीज़ों के ऊपर बात करते थे। तो आर्मीज ऐसा फॉर्मल ही थी, बट इनफॉर्मल आर्मीज हुआ करती थी। अब उसके बाद से हम ये देखेंगे कि इनको वेदों में डिस्क्राइब कैसे किया गया, किस टाइप के लोग थे। वेदों में नॉर्मल जो दो पार्ट में डिस्क्राइब किया हुआ है, ब्राह्मण और बाकी लोग। तो ब्राह्मण और राजाओं को मेजर एम्फसाइज किया गया। ब्राह्मण वो लोग जो कल्चरल प्रैक्टिसेस को करवाते थे, जो पंडित, ब्राह्मण, प्रीस्ट, वो लोग जो सारी वेदों की चीज़ों को समझते थे, वेदों की भाषाओं को प्रोपोगेट करते थे लोगों की जनता में, वेद उपनिषदों को, फिर कल्चरल प्रैक्टिसेस करवाते थे उस हिसाब से। तो ये ब्राह्मण होते थे। जो राजा, जो लोगों को कंट्रोल करते थे, जो लोगों को उनकी स्पिरिचुअल वेलबींग को देखते थे, स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस को बढ़ाते थे। फिर आते हैं क्षत्रिय। क्षत्रिय वो होते जो वॉरियर्स होते, जो युद्ध लड़ते थे, जो बचाते थे इस राज्य को दूसरे राज्य से, वो अटैक से। बैटल ऑफ 10 किंग्स ये कहा जाता है। बैटल ऑफ 10 किंग्स और कुछ नहीं बल्कि महाभारत है, जो कुरुक्षेत्र में लड़ाई की गई थी, ये महाभारत, उसको वेदों में दिखाया गया, उसका सिग्निफिकेंस भी बताया गया, और उसको हमारे हिस्टोरियंस ने बैटल ऑफ 10 किंग्स कहा गया है। फिर उसके बाद वॉरियर्स के बाद आते जन। जन मतलब जो नॉर्मल जनता, जिसमें कॉमन पीपल होते थे, कई सारे क्राफ्ट्समैन, आर्टिस्ट, जो फार्मर्स, हर्डर्स, ये सब जन में आते थे। फिर आते थे वैश्य, जो इसका ओरिजिनेट किया गया विश्व। इसको हम और भी डिटेल में पढ़ेंगे चैप्टर 5 में। जो मॉडर्न सोशल कंस्ट्रक्ट थे, यानी जो मॉडर्न तरीके से जो सोसाइटी को बनाया गया था, उसके बारे में हम चैप्टर 5 में डिटेल में जाएंगे। अब कुछ ट्राइब्स के बारे में जानते हैं। जो उस टाइम पे पुरु ट्राइब आई थी, हमने जैसे बताया, कुरु ट्राइब ने और पुरु ट्राइब में, के फॉर किंग, पी फॉर प्रीस्ट। तो कुरु ट्राइब ने क्या किया था, उस वक्त ऋग्वेद को इन्होंने ब्राह्मिक संस्कृत से इन्होंने देवनागरी संस्कृत या और तरीकों से इन्होंने कन्वर्ट किया था, सो दैट हम समझ सकते हैं। वैसे पुरु भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया हमारे कल्चर में। जो पुरुजन और भारत जन, यदुजन, ये हमारे वेदों में इनका डिफाइन किया गया। और विश्व मतलब नॉर्मली जो वैश्य लोग, जो छोटी काम करते थे, वैसे लोग। तो पुरु को बहुत बार वेदों में बताया गया है। वो बेसिकली उनको ऐसा कहा जाता है कि वो जो सरस्वती नदी के किनारे पे बसे होते थे, और जो वेदों को डिसाइफर करना, उनको लिखना, उनका उसमें सबसे बड़ा हाथ रहा है। तो हालांकि वो जो बैटल ऑफ 10 किंग्स बोला जाता है, उसमें ये पुरु हारे थे। और उसके बाद से यदुजन है, जो भगवान श्री कृष्ण हिंदुइज्म में सबसे इम्पोर्टेंट है, उनका काफ़ी सिग्निफिकेंस रहा है। तो भगवान श्री कृष्ण यदुजन से थे। और ऐसे ही कई सारे जन के नाम वेदों में दिया गया है, जहाँ से हमें पता चलता है कि कौन कौन कैसे कैसे सिग्निफिकेंस है। फिर जो कई सारे जो हाइम्स लिखते थे, यानी कई सारे जो उस टाइम के वर्ड्स को बताते थे, श्लोक बताते थे, पोएम्स को लिखते थे, मंत्र को लिखते थे। ये नॉर्मली जो लोग लिखते थे वो अपने आप को आर्य बोलते थे, पढ़े लिखे, थोड़ी सुपीरियर आर्य। और जस्ट उसके उल्टा, यानी स्लेव्स, जो युद्ध में पकड़े गए लोग, जो जिसके ऊपर कैप्चर कर लिया जाता था, वो उनको दास बोला जाता था। और जो फीमेल काउंटर पार्ट, उसको दासी बोला जाता था। तो दासी प्रथा की भी शुरुआत इसी युग में हुई थी। बेसिकली ये वो लोग थे जिनको आर्य लोग, जो पढ़े लिखे और जो ऊंची कैटेगरी में लोग आते थे, वो बेसिकली कुछ भी करने के लिए बोलते थे, तो ये लोग करते थे। अब जो इनका जो दास थे, दास लोग और दासी लोग,
इनका वैसे कौन सा लैंग्वेज में बात करते थे, ये कई सारे लोकल लैंग्वेज इनके बारे में हमें, खास लैंग्वेज के बारे में हमने पता नहीं कर पाए किस लैंग्वेज में इनका बात होती थी, बट इतना ज़रूर है कि वो संस्कृत में बात नहीं करते थे। उनका कुछ लोकल फॉर्म ऑफ लैंग्वेज था, लोकल कोई कम्युनिकेटिंग लैंग्वेज था। अब हम आगे बात करेंगे बरियल साइट्स के बाद, लेकिन ये वीडियो हम अभी इसी वक्त इधर ही विराम करते हैं। उम्मीद है आपको मज़ा आया होगा अब तक देख के, लेकिन अगर कोई डाउट है, किसी चीज़ पे आपको सवाल है, कोई चीज़ आप चाहते हैं कि उस पर हम थोड़ा और फोकस करें, हमारे कमेंट सेक्शन में बताइए, हम उसको फिर से उसके ऊपर डिस्कस करेंगे, है ना शेरू? शेरू के साथ भी आप डिस्कशन कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में। तो उम्मीद करते हैं आप सब्सक्राइब कर चुके हैं, इसको शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ और हिस्ट्री में इंटरेस्ट लीजिए। और तब तक फिर हम दूसरे वीडियो के साथ हम मिलते हैं आपसे फिर से, तब तक के लिए बाय बाय।